दोस्तों आईएलओ अर्थात इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों ये जो संगठन है ये एक यूएन की एजेंसी के तौर पर कार्य करता है जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। ठीक। दोस्तों 18वीं और 19वीं सदी में जब औद्योगिक क्रांति का दौर चल रहा था उस समय जो मजदूर वर्ग होता था जो ये सब कार्य करता था उस पर अत्यधिक शोषण बढ़ता गया धीरे धीरे, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के समय में अधिक से अधिक उत्पादन पर जोर दिया जा रहा था। और ऐसी स्थिति में मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आ रहा था। ना ही कोई ऐसी संस्था थी जो इनके मुद्दों को उठा सके। हाँ, फुटकर के तौर पर कहीं न कहीं थोड़ी-थोड़ी बातें उठती रही हैं, लेकिन ऐसी कोई सार्वभौमिक संस्था नहीं थी जो इन सब मामलों को उठाए और इसका ध्यान रखे या इससे संबंधित मामलों पर एक सार्वभौमिक मतलब एक यूनिवर्सल लॉ बना सके, ऐसी कोई संस्था नहीं थी। और दोस्तों आप जानते हैं 18वीं और 19वीं सदी में जब ये औद्योगिक क्रांति चल रही थी, उस समय पूरे विश्व में कहीं न कहीं दास व्यवस्था भी चल रही थी, जो अलग-अलग देशों में अलग-अलग तरह से कार्य करती थी। जैसे भारत में दासों की कहते हैं ना वो जो स्थिति थी इतनी खराब नहीं थी, लेकिन अफ्रीका में, यूएस में, यूके में इन सब जगहों में काफ़ी खराब व्यवस्था थी, जहाँ इनका अत्यधिक शोषण होता था और अधिक से अधिक उत्पादन के लिए इन्हें सिर्फ़ सोने की भी मोहलत बहुत कम होती थी और सिर्फ़ ये कार्य ही करते थे। दोस्तों इसी चीज़ों को लेकर जब माँग उठने लगी तब इनके कहते हैं ना बाल श्रम को लेकर, महिलाओं की मातृत्व सुरक्षा को लेकर और जो पुरुष थे उनके कार्य के घंटों को लेकर इन सभी जगह फुटकर रूप से बात उठने लगी। इसी तरह हम लोग भारत में पहला श्रमिक विद्रोह एसएस बंगाली के नेतृत्व में मुंबई में देखते हैं 1875 में। दोस्तों ये जो श्रमिक विद्रोह था ये पूरी तरह से महिलाओं और बच्चों की दुर्दशा पर केंद्रित था ताकि उनकी मानवीय स्थिति और कार्य करने की दशाओं में सुधार किया जा सके। दोस्तों ये जो आंदोलन था, इसी आंदोलन का फलस्वरूप था कि पहली बार फैक्ट्री कमीशन को लागू किया गया 1875 में और फिर 1881 में पहला फैक्ट्री एक्ट अधिनियम आया। दोस्तों यही चीज़ आगे चलकर 1890 में एनएम लोखंडे के द्वारा बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन के तौर पर एक पहला श्रमिक संगठन बनता है। इसी तरह दोस्तों पूरे विश्व में अगर आप देखें तो 1900 में एक सम्मेलन होता है जिसको आईएएलएल इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर लेबर लेजिस्लेशन बोलते हैं। इसका सम्मेलन होता है जो इन्हीं सब मुद्दों पर केंद्रित था कि कैसे हम बाल श्रम पर रोक लगा सकें, महिलाओं की दुर्दशा को सुधारा जा सके और पुरुषों और अन्य व्यक्तियों के कार्य के घंटों को और उनकी दशाओं को सुधारा जा सके ताकि लेबर एक कहते हैं ना एक मानवीय दशाओं में रहते हुए कार्य कर सके। और दोस्तों जब हम आगे बढ़ते हैं और प्रथम विश्व युद्ध आता है 1914 से 18 तक, उस समय भी ये माँग बहुत तेज़ी से बढ़ती है क्योंकि उसमें सबसे अत्यधिक शोषण इन मज़दूरों का ही हो रहा था, जिनसे अत्यधिक कार्य लिया जा रहा था। और जब दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है, तो जो वर्साई की संधि होती है, उस संधि में इसका ज़िक्र होता है और उसी संधि से इस आईएलओ की उत्पत्ति होती है दोस्तों। और फिर हम देखते हैं कि ये आईएलओ उस तत्कालीन समय से लेके जब ये महामंदी का दौर आता है, तब भी ये कार्य करता है, रोज़गार को बढ़ावा देता है और उस दौर में भी कार्य कर रहा था। और जब हम द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है, उस वक़्त भी इसका अस्थायी कार्यालय कनाडा में बनाकर भी अपना कार्य कर रहा था। और जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है दोस्तों, तब ये यूएन के साथ जुड़कर पहली एजेंसी बनती है, जो ये सब कार्य करती है और जो पहली एजेंसी के तौर पर उसे जुड़कर जो इतने समय से कार्य कर रही थी, इन सब चीज़ों को ध्यान देती है। और उसी समय दोस्तों जैसा पिछले पेपर में एक बार आ चुका है, फिलाडेल्फिया घोषणा पत्र लागू होता है, जिसमें श्रमिकों से संबंधित बाल श्रम उन्मूलन इन सभी चीज़ों पर बात करी जाती है। दोस्तों एक ओवरव्यू हमने समझ लिया है, अब हम इसको माइंड मैप से और समझ लेते हैं ताकि पूरा क्लियर हो जाए। दोस्तों अभी तक हम लोग ने बेसिक थ्योरी को समझा था, जो कि आपको एक ओवरव्यू दिया गया था। अब ये माइंड मैप है, इस माइंड मैप के थ्रू हम बेसिक समझ लेते हैं कि क्या-क्या चीज़ें इसमें मेन ज़रूरी है। फिर जब थ्योरी के पढ़ेंगे तो उसको आप पॉइंट बाय पॉइंट समझ पाएँगे कि क्या चीज़ है, ताकि आप जब रिवीज़न करें तो माइंड मैप से आपका पूरा क्लियर हो जाए। तो दोस्तों इस माइंड मैप में सबसे पहले हम लोग ओरिजिन से शुरुआत करते हैं और ओरिजिन को दोस्तों जैसा कि मैंने आपको ओवरऑल थ्योरी में भी बताएँगे, इसको समझते चलते हैं। दोस्तों जो इसका ओरिजिन हुआ है, वो ओरिजिन क्या हुआ है कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन थे, हो रहा था उस समय 18वीं 19वीं सदी में, तो उस समय माँग उठ रही थी कि कहीं न कहीं लेबर को लेकर एक एक ऐसा संगठन होना चाहिए। और उसी समय दोस्तों अलग-अलग जगहों पर संगठन चल भी रहे थे, जैसे एक आईएएलएल इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ लेबर लेजिस्लेशन, इसने भी अपना सम्मेलन बुलाया, ठीक है? और जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो लेबर के मुद्दों को एड्रेस करने के लिए ऐसे संगठन की माँग थी। और जब प्रथम विश्व युद्ध होता है,
तो उसमें सबसे ज़्यादा जो शोषण होता है वो महिलाओं, बच्चों और मज़दूरों का ही होता है। और इसी को लेकर ही जब पहली वर प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति पर वर्साई की संधि होती है, तो उसी पे ही इसका ज़िक्र होता है कि ऐसा एक संगठन बनाया जाएगा। तो इस संगठन की उत्पत्ति उसी से ही मानी जाती है, जिसको हम इधर देख सकते हैं, ठीक है? ये है जब संगठन बना 1919 में, ठीक है? तो इसके जो पहले फाउंडर थे वो अल्बर्ट थॉमस थे जो कि फ्रांस के थे, ठीक है? और दोस्तों ये जो संगठन है, ये ट्रिपेरेट संगठन है, मतलब इसमें त्रिपक्षीय संगठन है ये, जिसमें एक सरकार होती है, दूसरा पक्ष एम्प्लॉयर होता है, मतलब मालिक जो रोजगार दे रहा है, तीसरा पक्ष होता है जो रोजगार कर रहा है, मतलब कर्मचारी, ठीक? तो ये जो तीन पक्षीय संगठन होता है दोस्तों, ये इसलिए बनाया गया है ताकि सरकार भी अपनी बात रख सके, एम्प्लॉय भी अपनी बात रख सके और एम्प्लॉयर भी अपनी बात रख सके। और ये लोग को निष्पक्ष रूप से वोट देने का भी अधिकार होता है, ठीक है? ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो शुरुआत में हुआ। अब इसका जो असर शुरुआत में माना जाता है वो ये है कि भाई जब संगठन बन गया, तो क्या हुआ? संगठन का जो शुरुआती अचीवमेंट थे वो ये थे कि जो ग्रेट डिप्रेशन आया, महामंदी का दौर आया, उस दौर में भी इसने रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्लस मज़दूरों की दशा पर लेकर बराबर वो लिखता रहा और लोगों और जो संस्थाओं के माध्यम से, देशों के माध्यम से इस पर कार्य भी उसने किया, ठीक है? और इसने शुरुआती जो इसके फ़ोकस था, वो रोज़गार और वर्कर्स के अधिकार जो जो भी अधिकार होते हैं, मतलब उनको कितनी देर सोने को देना है, प्लस वहाँ का माहौल और वातावरण कैसा होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन कैसी होनी चाहिए, ये सब पे उसने पूरा ध्यान दिया, ठीक है? और जो इसके लिए मेन ज़रूरी था उसके जो शुरुआती में वो था मैटरनिटी प्रोटेक्शन कि अगर कोई महिला जो इस समय की है जिसके मतलब मैटरनिटी पीरियड है उसका, तो उस समय उसका रोज़गार ना जाए और उसको एक ऐसा कार्य मिले ताकि वो क आसानी से कर सके, ठीक? प्लस जो बच्चे हैं उनके लिए मिनिमम ऐज का क्राइटेरिया फिक्स किया, प्लस कितने घंटे लोगों को कार्य करना है इसका भी फिक्स किया। तो ये जो कुल 6 चीज़ें हैं ये एक अर्ली जो इनकी फ़ोकस था वो इसी पे था और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि उस समय ऐसी कोई बात नहीं होती थी। और जो वर्कर्स के अधिकार थे वो एक दया के तौर पे थे कि भाई किसी ने मदद कर दी या किसी ने दे दी तो उसको एक दया के तौर पे था लेकिन अधिकार के तौर पे नहीं था। ठीक है? अब दोस्तों ये जो इसका पहला 1919 के बाद हो जाता है, तो इसके कुछ अलग अचीवमेंट्स भी हैं, ठीक है? जैसे इसको नोबेल प्राइज़ मिलता है शांति के लिए 1969 में, ठीक है? और जो इसके अदर कन्वेंशन थे, कन्वेंशन का मतलब जब कोई भी कन्वेंशन होता है जो साल में इनका रहता है, उसमें जब भी कोई मुद्दा आकर पास हो जाता है और सर्वसम्मति बन जाती है, तो वो उसी कन्वेंशन के नाम से फ़ेमस हो जाता है, ठीक है? जैसे जो कोर कन्वेंशन थे उसके वो था कि एबोलिशन ऑफ फ़ोर्स्ड लेबर मतलब जो बंधुआ मज़दूर होते हैं, है ना? आप किसी से ज़बरदस्ती काम करा रहे हो फ्री में, तो वो उस चीज़ को बंद करना बोलते हैं, ठीक? राइट टू ऑर्गनाइज़ एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग ये भी कि मतलब आप संगठन बना सकते हैं और सामूहिक रूप से तालमोल कर सकते हैं मतलब कि किसी भी चीज़ के लिए बार्गेनिंग कर सकते हैं कि हमको ये अधिकार चाहिए, ठीक है? और जब इसमें नए मेंबर जुड़े, तो नई डेवलपिंग कंट्री आई तो उससे भी इनको पावर मिली, प्लस नया एक्सपोज़र मिला और एक जन समर्थ मिला कि हाँ, हमें इनके लिए कार्य करना है। तो स जो भी कहते हैं ना न्यू डेवलपिंग कंट्रीज़ थी उसमें इन चीज़ों का और तेज़ी से विस्तार हुआ, ठीक है? और इसके बाद हम देखते हैं इसमें की फेंडर्स जो भी और लिखे हुए हैं, कि जो मॉडर्न एरा में, ठीक है? तो मॉडर्न एरा में दोस्तों मेन चीज़ ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो इसके थ्रू डिसाइड हुए, ठीक है? ग्लोबल चेंजिंग वर्कफ़ोर्स भाई जो पूरे वर्ल्ड में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, उसको लेकर कर्मचारियों को भी, वर्क में भी जो भी बदलाव आ रहा है, उसको लेकर ही अपने एजेंडा डिसाइड करना, ठीक है? तो ये सारा का सारा चीज़ें इसमें इसके माध्यम से इसमें इन्होंने पूरी बताई कि हमें को क्या-क्या कार्य करने चाहिए और क्या-क्या एजेंडा इन्होंने डिसाइड किया। ये पूरा इस माइंड मैप में है और जब हम थ्योरी को पढ़ेंगे तो पूरा और क्लियर समझते चलेंगे। और बेसिक पर्पस ये है दोस्तों माइंड मैप का ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाए ताकि जब आप लास्ट मोमेंट में रिवीजन करें तो आपको सब कुछ बिल्कुल आपके टंग में हो, ठीक है? बाकी फिर अब थ्योरी पढ़ते हैं ताकि फिर मिलते हैं।